Okay, good morning. Am I audible? Morning, sir. Yes, sir, you are audible. Okay. ओके, सो पिछले क्लास में हमारा जो टॉपिक था क्या था? एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर्ड इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। टाइम की वजह से हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। सो जैसे कि हमने बताया कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है? एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कब स्टोर करता है? जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी दो कंडक्टर के बीच हम रखेंगे और उसके साथ एक उसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम अप्लाई करेंगे, तब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये दो कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, के साथ साथ हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो जब एक बैटरी को इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? यहां से हमने दिखाया था कि एक चार्ज सो हमने देखा था कि यहाँ पर एक चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या है, ये जो हमने दो प्लेट दिया है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब कि इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। और इधर इसके साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है ना? सो अगर इन इन दो पॉइंट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा? एक कंडक्शन होगा। ठीक है, तो इस कंडक्शन के वजह से यहाँ पर कुछ चार्ज, प्लेट के ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है और इधर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये कैपेसिटर का एक प्रिंसिपल होता है। इसके वजह से यहाँ पर एक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसके बीच में क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में एक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। इस फील्ड के वजह से यहाँ पर एक हमें एक पोटेंशियल दिखने को मिलेगा। फील्ड है तब तो पोटेंशियल भी मिलेगा हमें, है ना? अब देखो, ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है हमने दिखाया था, क्यू अपॉन सी होता है। क्यू क्या होता है? इसके वजह से यहाँ पर जो चार्ज, मान लो पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पर नेगेटिव क्यू है। ठीक है, ये तो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सो एक चार्ज का वैल्यू को ले लो और सी क्या है? सी यहाँ का कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो वी क्या होगा? वी क्यू अपॉन सी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्यू अपॉन सी, ये होता है। अब देखो, अब एट द इंस्टेंट क्या होगा? ये डी क्यू चार्ज फिर से यहाँ पर तो आएगा ना,
लेकिन जब यहाँ पर आएगा ये पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ पर प्लेट में ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इस बैटरी को क्या है, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये जो सोर्स है, ये हमारा बैटरी सोर्स है, इसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके हम इस प्लेट के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट में लाने के लिए, मान लो कि वो DW है, ठीक है। सो DW क्या होता है, DW वोल्टेज टू DQ होता है। ये पिछले क्लास में हमने बताया था ये क्यों आ रहा है, ठीक है। अब DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। सो यहाँ से V का वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो Q अपॉन C इंटू DQ, ठीक है, DW ये बनता है। सो पिछले क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब देखो, अब मान लो कि ये प्लेट पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है पॉजिटिव से, ठीक है, इधर पूरा का पूरा नेगेटिव। सो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना होगा, +Q, इधर कितना होगा, -Q। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड होगा, मतलब कि ये एक्सटर्नल बैटरी जो वर्क कर रहा है उसके वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर होगा। किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगा। तो उस एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल से फाइनल कंडीशन तक चार्ज का ये जो DW है इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इनिशियल से फाइनल। सो इनिशियल क्या है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन, total work done is giving a charge Q to the capacitor. Okay. So W is equal to क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to Q, 0 to Q DW, मतलब के Q by C इंटू DQ। ये हो गया हमारा टोटल टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन। सो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखेंगे इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा W इज इक्वल टू हाफ 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन C। क्यों यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो C तो बाहर आ रहा है क्योंकि C तो कैपेसिटेंस ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर Q स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2 Q 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है, ये है हमारा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। अब देखो, यही वर्क डन, ये जो बैटरी को जो वर्क करना पड़ रहा है, यही वर्क क्या है, इस कैपेसिटर के अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस वर्क is stored this work is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy, पोटेंशियल एनर्जी। सो इस पोटेंशियल एनर्जी को मान लो कि U,
U है। सो U इज इक्वल टू W लिख सकता है ना, U इज इक्वल टू W, क्योंकि यही एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रहा है। सो U इज इक्वल टू W, दैट मीन्स हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अच्छा, अब देखो Q और C के बीच रिलेशन क्या है, ये तो हम जानते हैं, कैपेसिटर के कॉमन इक्वेशन होता है, जो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है, Q अपॉन V। तो यहाँ से Q कितना होगा, C इंटू V होगा, है ना, C इंटू V। सो एज Q इज इक्वल टू C इंटू V, सो वी कैन राइट U इज इक्वल टू हाफ, अब इस Q स्क्वायर बाई C इक्वल टू, अब इस Q की जगह CV को पुट कर दो, CV को अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, हाफ इंटू CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू CV स्क्वायर। और यहाँ से और एक फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एक C और एक V को ले लो, V स्क्वायर है ना, सो हाफ इंटू C इंटू V ले लो, सो CV को हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हाफ Q CV मतलब Q इंटू V, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है इनका तीनों, ये जो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इन तीनों, ये जो थ्री टाइप है, थ्री टाइप से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो कभी भी कैपेसिटर की मान लो कि चार्ज का वैल्यू हमें दिया गया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें दिया गया है, सो उसका एनर्जी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कभी मान लो कि कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया गया है, वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है, उसमें से हम इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कभी मान लो कि कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं दिया गया, सिर्फ चार्ज एंड वोल्टेज का वैल्यू दिया गया, तो यहाँ से भी हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली यही कैपेसिटर के अंदर यही एनर्जी स्टोर होता है। सो कैपेसिटर के अंदर मतलब कि दो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं और उसके साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है, एक एनर्जी आने के लिए एक एनर्जी को तो प्रोड्यूस होना पड़ेगा, कहाँ से एनर्जी आएगा, वही चार्ज को लाने के लिए एक्सटर्नल जो सोर्स है, मतलब यहाँ पर बैटरी, एक्सटर्नल जो सोर्स है उसको एक वर्क करना पड़ता है, तभी जाके वो चार्ज को हम प्लेट में ला सकते हैं। तो इस वर्क के वजह से कैपेसिटर के अंदर, दो प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। सो जो काम एक्सटर्नल बैटरी कर रहा है, उसी एनर्जी के वजह से कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है। और उस एनर्जी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। सो ये एक क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या है, क्या होता है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आई होप तुम लोगों को याद भी है। तो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, सो पोलराइजेशन का कुछ टाइप होता है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, उसका एक डाइपोल, एक नेट डाइपोल मोमेंट उसके अंदर प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। एंड उस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन किस दिशा में होता है, टुवर्ड्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये तो पोलराइजेशन हो गया,
लेकिन पोलराइजेशन का टाइप्स कितना है, ठीक है, पोलराइजेशन का टाइप्स कितना है देखो। नॉर्मली दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एक क्या है, वन इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, वन इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। दूसरा क्या है, आयोनिक पोलराइजेशन। आयोनिक पोलराइजेशन। तीसरा क्या है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ओके। सो ये 3 टाइप का पोलराइजेशन होता है। एक एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, दूसरा क्या है, आयोनिक पोलराइजेशन, एंड थर्ड वन इज ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो इस पोलराइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म को देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई होता है। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। वैसे ही पोलराइजेशन के वजह से मटेरियल के अंदर जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, उस डाइपोल मोमेंट भी इस फील्ड के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड of the dipole moment is proportional to the field, to the field, okay, to the field। मतलब कि मान लो कि हम जो डाइपोल मोमेंट है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू, म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट है। और ये जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी तो ये प्रोपोर्शनल है। जस्ट एक मिनट रुको तो। हेलो, 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 हाँ, हेलो, हाँ हाँ। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड, ठीक है। सो इसको हम डाइपोल मोमेंट ले लेते हैं म्यू को, ठीक है। और स्मॉल पी नेट, ये भी डाइपोल मोमेंट, इससे भी डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक्स में तुम्हें डाइपोल मोमेंट जो होगा म्यू से डिनोट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर म्यू प्रोपोर्शनल टू ई। तो इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट, ठीक है, जो क्या है, जो है अल्फा, अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू ई, अल्फा इंटू ए। तो यहाँ पर ये जो अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा क्या है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा है, अल्फा इज नोन एज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है।
सो अल्फा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा इज known as polarizability. Polarizability. तो पोलराइजिबिलिटी, ये जो होता है पोलराइजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से कौन मटेरियल कितना इजीली पोलराइज्ड होगा। हाँ, ये डिपेंड करता है, मतलब पोलराइजिबिलिटी ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ द, ठीक है, पोलराइजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। सो ये बेसिकली क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। बट डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस दैट अल्फा इज माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट व्हेन पोलराइजेशन इज मेजर्ड फ्रॉम एटॉमिक स्टेट, ठीक है। मतलब कि क्या है? म्यू आर, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है पोलराइजिबिलिटी, वही सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन म्यू आर इज द माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन पोलराइजेशन जो होता है और पोलराइजिबिलिटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है? अल्फा इज द माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन पोलराइजेशन इज मेजर्ड फ्रॉम एटॉमिक स्टेट, व्हेन पोलराइजेशन is measured from atomic state और molecular state, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड मतलब एप्सिलॉन आर, जो जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इज द माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट when polarization is measured from bulk material, from bulk material, ठीक है। लेकिन ये दोनों मटेरियल का सेम ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। सो पोलराइजिबिलिटी क्या है? पोलराइजिबिलिटी जब भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो मटेरियल क्या होता है? पोलराइज्ड होता है, ठीक है। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है? डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होता है। सो वो डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पोलराइजिबिलिटी कहते हैं और उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जो हमारा जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। सो यहाँ पर पोलराइजेशन का कई टाइप्स होता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयोनिक पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन को जब हम डिस्कस किए थे तब हम एक बात बताए थे, तुम लोगों को शायद याद होगा कि वहां पर दो टाइप का नॉर्मली मटेरियल होता है। एक को तो हम कहते हैं नॉन पोलर और एक होता है पोलर। तो नॉन पोलर के लिए हमने देखा था कि उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन का सेंटर और जो
न्यूक्लियस का सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है, इसके वजह से उसका डाइपोल मोमेंट बन ही नहीं पाता है। ठीक है, तो नॉन पोलर के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और पोलर के लिए क्या होता है, पोलर के लिए एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक है, लेकिन दोनों दोनों केस में ही क्या होता है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पोलर चाहे वो पोलर हो नॉन पोलर हो, उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है जीरो होता है। नॉन पोलर के लिए तो डाइपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट रहता है, लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन है और उसका जो अरेंजमेंट है वो रैंडमली रहता है, इसके वजह से उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब भी हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, तब दोनों मटेरियल ही पोलराइज्ड हो जाता है, एंड उनका एक नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हमें मिलता है। ठीक है, सो इतना तक हमने देखा था पोलराइजेशन में। सो वहीं पर देखो, फर्स्ट केस जो हमने बताया था नॉन पोलर मटेरियल की, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हमने बताया था क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा, और भी मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, सो इस मटेरियल के ऊपर जब हम फील्ड को अप्लाई करते हैं, जब हम फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो तब हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड, इसका जो पॉजिटिव साइड है उस डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होता है फील्ड का। ठीक है, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव फील्ड का जो पॉजिटिव साइड है उस साइड पे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है ना। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये तो पॉजिटिव है, सो ये टुवर्ड्स फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होता है। सो इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो थोड़ा शिफ्ट कर जाता है ना, थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, सो मान लो ये थोड़ा शिफ्ट कर गया, थोड़ा ओवल शेप का होता है। ठीक है, अब मान लो थोड़ा जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि इधर आ गया। ठीक है, इसको प्लस, इसलिए अच्छा इधर ही लिख देते हैं प्लस, ये सेंटर पॉइंट है। ये क्या है, ये है इस एटम का रेडियस। ठीक है, मान लो कि एटम का रेडियस हम आर ले लेते, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स, एंड ये जो आर है, आर क्या है, एटम का रेडियस है। ठीक है, एटम का रेडियस है। अब देखो यहाँ पर ये जो अल्फा ई है, ठीक है, अल्फा ई, सो इस अल्फा ई का एक वैल्यू है, क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यू। यहाँ पर ई क्यों लिखा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोलराइजिबिलिटी है, पोलराइजिबिलिटी अल्फा सफिक्स ई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन जो हो रहा है, इन दैट केस जो पोलराइजिबिलिटी है वही है। ठीक है, सो अल्फा ई, इसको यहाँ पर डेरिवेशन करके ये वैल्यू हमें मिलता है। ठीक है,
कि ये जो अल्फा ई है, अल्फा ई का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये तो हमें मालूम है, और ये आर क्या है, ये आर होता है रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ द एटम। अब देखो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो होगा मतलब के इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट और इंड्यूस डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पर लिख दो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड ई, ठीक है। सो म्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, अल्फा ई इंटू कैपिटल ई, अल्फा ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो अल्फा ई है, सो ये अल्फा ई के जगह इस वैल्यू को पुट कर दो। सो इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो देखते हैं कौन सा वैल्यू हमें मिलता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब ई, है ना, ई। ये तो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है। अब डाइपोल मोमेंट का हम और एक इक्वेशन हम जानते हैं, क्या है कि वो चार्ज और डिस्प्लेसमेंट के बीच, और डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है उसके बीच जो उसका जो प्रोडक्ट होता है ना, उसका जो प्रोडक्ट होता है कि किसी भी दो चार्ज का बीच अगर डिस्टेंस मान लो कि एल है, ठीक है, चार्ज का वैल्यू क्यू है, सो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू एल होता है ना। तो यहाँ पर ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो कितना शिफ्ट हो रहा है, एक्स, डिस्प्लेस कितना हो रहा है, एक्स, मतलब आप यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो रहा है, एक्स। सो एक्स, चार्ज कितना है, ई। अब टोटल यहाँ पर क्या है, इंड्यूस डाइपोल, टोटल डाइपोल मोमेंट के बात हम कर रहे हैं। सो मान लो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है, ठीक है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो जेड है, जेड यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी हमें टोटल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो टोटल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या है, जेड ई इंटू एक्स। यहां तक क्लियर है ना, जेड ई इंटू एक्स। सो यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक्स, इस एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। एक्स क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू ई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू ई डिवाइडेड बाय जेड। ये बन गया एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू। अब देखो, अब क्या है, ये जो अल्फा अल्फा ई तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। एंड मान लो कि ये जो नंबर ऑफ एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, एन है, ठीक है। सो एन इज द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ एटम। सो यही इक्वेशन को, कहाँ गया, यही इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पोलराइजेशन का जो इक्वेशन है, पी ई इज इक्वल टू म्यू इंड्यूस्ड इंटू एन, म्यू इंड्यूस्ड इंटू एन, ठीक है। सो पोलराइजेशन पी सफिक्स ई, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इज इक्वल टू म्यू इंड्यूस्ड इंटू एन, ठीक है, म्यू इंड्यूस्ड इंटू एन। सो म्यू इंड्यूस्ड का जो वैल्यू है क्या है, म्यू इंड्यूस्ड अल्फा ई इंटू ई, अल्फा ई
इंटू ई, और यहाँ पर इनको पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर इनको पुट कर दो। सो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या हो रहा है, एन इंटू पोलराइजेबिलिटी इंटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पोलराइज जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का तो और एक इक्वेशन हमने बताया था, ठीक है, वो क्या है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की इक्वेशन क्या था सौरभ बनवाल, बताओ तो। एप्सिलॉन r minus 1 into e। क्या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू ई, ये पोलराइजेशन का एक इक्वेशन हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। अच्छा अभी 1 मिनट बचा है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है, 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना। सो पोलराइजेशन का एक इक्वेशन हमने देखा था, पोलराइजेशन जो होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अब देखो और एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिला, क्या मिला, n इंटू पोलराइजेबिलिटी इंटू ई। सो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन